My name is Mohammad Faiz Khan and I am a second year student from Rawalpindi Medical University. Today the topic I am going to present is circulatory shock. So we will discuss basically what is basically circulatory shock, what are the causes of circulatory shock, what are its stages, classification, effects and treatments. So let us start. What is circulatory shock? It means inadequacy of blood flow throughout the body, जिसको हम vascular collapse भी बोलते हैं, causes tissue damage, causes decrease in the delivery of oxygen to different parts and also causes decrease in other nutrients, जिसकी वजह से हमारा cardiac output वो होता है कि जो pump करता है blood को from left ventricle into aorta each minute और vascular tone को decrease कर देता है. Even the cardiovascular system like heart musculature, walls of blood vessel, vasomotor center area of brain जो कि systemic control of circulation में involve होता है और and circulatory parts begin to damage. So एक बार जब circulatory shock start हो जाता है तो ये mostly chances यही है कि आगे और भी worse हो सकता है. So अब इसके हम causes देख लेते हैं. तो circulatory shock हमारे पास दो सूरत में हो सकता है. एक जब हमारे पास कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाए और एक जब हमारे पास कार्डिक आउटपुट डिक्रीज ना हो, उस केस में भी सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है. और जब हमारे पास डिक्रीज कार्डिक आउटपुट हो वो मेनली ड्यू टू हेमरेज की वजह से हो सकता है या डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो की वजह से हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब कि नेक्रोसिस हो जाती है कार्डिक मसल्स में जिसकी वजह से हमारी जो कोरोनल आर्टरी है वो ब्लॉक्ड हो जाती है बाय सम एम्बोलस और या थ्रोम्बस की वजह से. मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है, जो हार्ट है वो रप्चर कर जाता है और फिब्रिलेशन ऑफ हार्ट हो जाती है. और नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिक अरिथमिया. कार्डिक अरिथमिया से मुराद ये है कि इर्रेगुलेटरी हार्ट बीटिंग हो जाती है. ये मेनली बिकॉज ऑफ कि हमारे पास जो इम्पल्स है वो एसए नोड से सही ट्रांसफर ना हुआ हो या वो आगे जब ट्रांसमिशन में ब्लॉकेज वगैरह आ गई हो. आगे हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी शॉक विदाउट डिक्रीज कार्डिक आउटपुट इज ड्यू टू एक्सेस मेटाबॉलिज्म या इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू टिश्यूज. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट हैपेंस टू आर्टेरियल प्रेशर इन अ सर्कुलेटरी शॉक. सर्कुलेटरी शॉक्स जब होता है तो मोस्टली बंदों में आर्टेरियल प्रेशर जो है उस पर इफेक्ट नहीं होता. वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका जो नर्वस रिफ्लेक्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो आर्टेरियल प्रेशर को फॉल डाउन होने से रोक देता है. जबकि हमारे पास जब सर्कुलेटरी शॉक उस वजह से हो जिसमें हाइपोवोलेमिक शॉक जिसमें हमारे पास ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें हमारे पास जो आर्टेरियल प्रेशर है वो काफी डिक्रीज कर देते हैं, भी डिक्रीज हो जाती है. और नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू डिटोरिएशन इज द एंड रिजल्ट ऑफ शॉक. जब हमारे पास शॉक बहुत ज्यादा सवीर केस में चले जाते हैं ना तो हमारे पास जो टिश्यूज है वो बहुत डैमेज हो जाते हैं. तो जो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन है वो एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू में नहीं हो पाता तो टिश्यू डेथ हो जाती है और एंड रिजल्ट जो है वो लीड टू डेथ हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास है स्टेजेस. हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं शॉक के. पहला हमारे पास है नॉन प्रोग्रेसिव या कंपनसेटरी स्टेज. ये ऐसा स्टेज होता है कि हम इस पर अगर हम कंपनसेटरी मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं तो ये रिकवर हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रेसिव स्टेज जिसको हम डीकंपनसेशन स्टेज भी कहते हैं, जिसमें हम कोई ट्रीटमेंट ना अगर दें तो ये इवन मोर वर्स केस में भी जा सकता है. और थर्ड हमारे पास है इरिवर्सिबल स्टेज जिसमें हम कोई भी थेरेपी या कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह अप्लाई कर दें तो इसका कोई फायदा नहीं, एंड रिजल्ट डेथ टिश्यू डेथ ही हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास है इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास 6 है. हाइपोवोलेमिक, न्यूरोजेनिक, एनाफाइलेटिक, सेप्टिक, एंडोटॉक्सिन एंड कार्डियोजेनिक. कार्डियोजेनिक को हम पंप फेलियर भी बोलते हैं. फर्स्ट हम देख लेते हैं हाइपोवोलेमिक. इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो एक एक्सट्रीम हद तक गिर जाता है जिसकी वजह से हमारा मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर क्या होता है कि ये सिस्टेमिक पाथवे में वो प्रेशर होता है जो कि सर्कुलेशन के दरमियान फ्लो को रोक देता है, जिसकी वजह से हमारा वीनस रिटर्न से मुराद मतलब जो ब्लड जो है वो वेन से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है वो भी डिक्रीज हो जाता है और एंड रिजल्ट कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है. तो
ऑब्वियसली फिर शॉक हो जाए। ये मोस्टली इसके कॉजेज क्या है? कॉज इसका मेनली जो फर्स्ट है वो हेमरेज है, प्लाज्मा लॉस है, डिहाइड्रेशन हो जाए स्वेटिंग की वजह से, डायरिया या वॉमिटिंग, या एक्सेस लॉस जो है वो प्लाज्मा में टिश्यूज में, बिकॉज ज्यादातर किसी बैक्टीरियम की वजह से होता है, जिसमें हमारे पास पेरिटोनाइटिस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकल स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन आ जाता है, या इन्फेक्शन बाय कोलोन बैसिलाई आ जाता है, या गैंग्रीनस इन्फेक्शन बाय गैस गैंग्रीन बैसिलाई। यही ज्यादातर बैक्टीरिया में जो कि ट्रांसफर इन्फेक्शन काज करते हैं फ्रॉम वन टिश्यू टू अदर। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोटॉक्सिक शॉक। ये भी बस एक सिंपल बैक्टीरियन एंडोटॉक्सिन की वजह से ही होता है। बाकी मेन सारा प्रोसेस वही है कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है, बस शॉक हो जाता है। लास्ट में हमारा है कार्डियोजेनिक शॉक, मेनली बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल इंफेक्शन, जो कि मैंने बता दिया कि नेक्रोसिस हो जाती है कार्डियक मसल्स में, जिसकी वजह से कोरोनर आर्टरी ब्लॉक हो जाती है बाय सम थ्रोम्बस या एम्बोलस की वजह से, वहाँ पर ब्लॉक बन जाता है, या कार्डिक अरिथमिया, वही इरेगुलर हार्ट बीटिंग हो जाती है, या कार्डिक टेम्पनेट, जिसमें हमारे पास जो वेंट्रिकल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, तो उस वजह से जो हमारा हार्ट है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसको हम कार्डिक टेम्पनेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके इफेक्ट्स के इसके हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स है, या तो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करता है, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से फॉल कर देता है बहुत ज्यादा, मेंटल फैक्शन को डिक्रीज कर देता है, और रीनल फंक्शन को डिक्रीज कर देता है। लास्ट में हमारे पास ट्रीटमेंट्स के मतलब हम कौन से ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं कि सर्कुलेटरी शॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ब्लड एंड ट्रांसफर ट्रिफ्यूजन के मतलब उसमें ब्लड की शॉर्टेज हो या प्लाज्मा की शॉर्टेज, तो वो उसमें पूरा कर सकते हैं। उसको ऐसे ड्रग्स दें जैसे कि एपिनेफ्रीन, नॉन एफ्रीन, सिम्पटोमेटिक ड्रग्स वगैरह दें। हेड डाउन पोजीशन में करें ताकि उसका जो शॉक है वो प्रिवेंट हो सके। ऑक्सीजन थेरेपी अप्लाई करें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अप्लाई करें, या ऐसे ड्रग्स दें जो कि हिस्टामिन को रिलीज होने से रोके, तो एपिहिस्टामेटिक ड्रग्स जो एनाफाइलेक्टिक शॉक में मेनली हिस्टामिन रिलीज होता है वो उसको रोके, तो शॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये थी प्रेजेंटेशन।